आइए बच्चों हम देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। फ्यू डिफिनेशंस रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर। ठीक है, देखिए इसके जो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और उसके कितने क्या क्या उसमें रहते हैं, जैसे कि उसका वक्रता त्रिज्या, उसका वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस बिंदु और ध्रुव उसका, और उसका परिवर्तक तल और उसका मुख्य अक्ष, ठीक है, और दर्पण का द्वारा, जैसे कि हम कल बताए थे। ठीक है बच्चों, एक बार मैं और बता रही हूँ आपको गोलीय दर्पण को। ठीक है, उसके बाद में इसके इसके अंतर्गत जो आ रहे हैं उन सबको हम बताएंगे। ठीक है, देखिए जो गोलीय दर्पण में बताई थी आप लोगों को कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो खोखले कांच का एक काटा गया भाग होता है। ठीक, मान लीजिए कि खोखले कांच जो होता है, कांच का गोला होता है, उसका काटा गया भाग होता है। ठीक, मान लीजिए कि ये हम एक कांच ले रहे हैं। ठीक, ये कांच का एक गोला है। ठीक, और यह खोखला है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही, ठीक, ये बाहर की तरफ ऐसा है और अंदर की तरफ है। ठीक, यदि हम उसका एक भाग जैसे हम काटते हैं। ठीक, और पहले देख लीजिए, पहले जो ये गोला जो होता है उसका जो एकदम बीच वाला जो भाग होता है, जो बीच वाला जो भाग होता है उसे हम केंद्रक कहते हैं। ठीक है, केंद्रक। और केंद्रक से इसका ये जो किनारे का ये जो होता है, जिसे हम परिधि कहते हैं, परिधि के पास जो मिलने वाली जो रेखा जाती है, मतलब उसको इस परिधि को टच करती है और केंद्र को टच करती है, ऐसी रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। यानी कि केंद्रक से परिधि की जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, त्रिज्या कहते हैं। और यदि परिधि से कोई परिधि पे रेखा जाती है, ऐसे जाती है, उसे हम व्यास कहते हैं। ठीक, और यदि यहाँ से इस वाले परिधि से यहाँ तक जाएगी, वक्रता केंद्र से होते हुए यदि कोई रेखा जाती है, वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है कोई रेखा और वृत्त को बराबर हिस्सों में दो काटती है, उसे हम जीवा कहते हैं। चलिए, इसका तो यहाँ पे जीवा का तो मतलब नहीं है, लेकिन इसका और इसका यूज है, इसलिए मैं इसको सोची कि आप लोगों को बता दूं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा जो दर्पण होता है वो यही ऐसे, यदि हम इसको काट कर यदि हम निकाल दें, काट कर इसको निकाल दें ऐसे, ठीक, इसको हम ऐसे काट दिए तो हमारा ये जो दर्पण प्राप्त होगा तो वह ऐसे प्राप्त होगा कि नहीं होगा? हमारा गोलीय दर्पण ऐसे प्राप्त होगा। ठीक, और ये अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, वो तब निर्भर करेगा कि हम उसके किधर की तरफ हम उसका पेंट किए हैं। यदि अंदर की तरफ पेंट करेंगे तो हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा, यदि बाहर की तरफ पेंट करेंगे तो हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसके बाहर की तरफ हम पेंट करते हैं। और ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, और इसका ये जो केंद्र है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, जितना ऐसे ऐसे हम खींचते हैं ना इसको ऐसे, तो ये देखिए ये हमारा केंद्र है। ये वाला जो केंद्र है इसका जो बीच का भाग है, ये यहाँ से यहाँ तक का वो केंद्र है। ठीक, और देखिए, और जो ये दर्पण जो होता है हमारा, इसका जो बीच का एकदम जो हिस्सा होता है, मतलब इधर से यदि हम नापेंगे तो वो भी बराबर आए और इधर से नापेंगे तो भी बराबर आए। ठीक है, तो वो जो बीच वाला जो भाग होता है, दर्पण का बीच का भाग, वो हमारा ध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा देख ले कि अच्छे से इसका फिगर बनाने में अच्छा है। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका दर्पण का ये ध्रुव, और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और अच्छा देखिए, यहाँ पर हम केंद्र कह रहे हैं और यहाँ पर हम वक्रता केंद्र क्यों कह रहे हैं? ठीक है, वक्रता केंद्र क्यों कह रहे हैं? ठीक, क्योंकि यह जो वक्र है इसका यह केंद्र है। ठीक है, यदि हम बात यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सिर्फ केंद्र कहेंगे, हम इसको केंद्र कह सकते हैं, लेकिन यह वक्र का है इसलिए हम इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब जो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो यदि हम रेखा खींचते हैं, जो दूरी होती है, ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वह हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, यह हमारा वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए वक्रता त्रिज्या ये हो गया हमारा, ये हो गया C, ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है।
ठीक है। यहाँ ये इसको इसको मान लीजिए, ये जो घटा है वो नहीं, यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा हो गया r, ठीक। और अब देखिए, ये जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है, इसे हम द्वारक कहते हैं। मतलब दर्पण का वह भाग जहां से प्रकाश उस पे जाती है और वह परावर्तन होती है, उसको हम द्वारक कहते हैं, ठीक है। मतलब कि यह दर्पण का वही हिस्सा है जिसके अंदर प्रकाश जा सकता है, ठीक। यहाँ से प्रकाश इसके अंदर तक जा सकता है, जितना हिस्से में उसका प्रकाश जाता है वह उसका द्वारक कहलाता है, ठीक है, इसके बाहर का नहीं, ठीक। और देखिए, और जो दर्पण ये जो होता है, हम इसको M1 और M2 से, एक छोरे को M1 और M2 से लिखते हैं। M मतलब मिरर, ठीक है, मिरर का पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा मतलब जहां से वो कटे रहते हैं, ठीक। तो देखिए, और जो देखिए एक बात और इन वक्रता केंद्र और जो ध्रुव जो हमारा होता है, ध्रुव से जाने वाली जो रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से मान लीजिए जो रेखा जा रही है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको हम मुख्य अक्ष कहेंगे, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। और देखते हैं हम इसका फोकस दूरी, ठीक है। यदि आसान शब्दों में यदि हम कहें तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या और ध्रुव की जो एकदम बिल्कुल बीच की दूरी होती है, आधी दूरी होती है, ठीक है। ये जो वक्रता केंद्र है और ये हमारा ध्रुव है, ठीक है, इसे P से दर्शाते हैं। उसका जो बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम प्रकाश की दृष्टि से देखें तो देखिए, मुख्य अक्ष के जब समांतर कोई प्रकाश किरण चलती है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण चलेगी तो परावर्तन के पश्चात वो जहां पे वो काटेगी उसको, ठीक है, जहां पर वो काटती है वक्रता त्रिज्या को, वही उसका फोकस दूरी कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा फोकस हो गया, ठीक, ये हो गया। लेकिन ये जो फोकस, ये जो दर्पण परावर्तन के बाद जहां काटती है वो बिल्कुल वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच काटती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कम बेसी आपको दिख रहा है, लेकिन ये वास्तव में ऐसा होता नहीं है, वो बिल्कुल आपको ये से एकदम बराबर में ऐसे यहाँ पे काटेगा। चलिए हम उसको बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे एकदम अच्छे से हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हमको इसको सामने जाकर देखना पड़ेगा ना। तो ये तिरछा हम देखे तो हमें वही दिखाई दिया, ठीक है। अब देखिए, जहां से ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर यदि मान लीजिए कि इधर कोई हमारी वस्तु रखी गई है, ठीक है, वस्तु रखी गई है और जो मुख्य अक्ष से उसका किरण जो होता है वो आती है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर वो दर्पण पे पड़ती है और दर्पण से जब परावर्तित होती है और वो जहां जाकर वो काटेगी, ठीक है, जहां जाकर वो काटेगी वो उसका फोकस कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाएगा, ठीक है। तो जो ये दर्पण है इसका ये फोकस कहलाता है। और केवल ऊपर से ही नहीं, हम कहीं से भी इसको ऐसे डालेंगे, कहीं से भी ऐसे डालेंगे। और समांतर रेखा, जो समांतर रेखा होती है, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा गोलीय दर्पण पे यदि पड़ती है रेखा, सूर्य किरण जो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो किरण होती है वो हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है, वो फोकस से ही होकर गुजरेगी, ठीक है। ये भी जाएगी तो ये फोकस से जाएगी, ऐसे ये कहीं से भी ऐसे जाएगी, ठीक है, तो वो हमेशा फोकस से। इधर से भी यदि किरण जाएंगी तो वो भी फोकस से, मतलब कि ये इसके समांतर होने चाहिए, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें हमेशा दर्पण से, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। ये रहा हमारा अवतल दर्पण का। यदि हम बात करेंगे उत्तल दर्पण का, यदि हमारा दर्पण ऐसा रहा होता, ठीक है, ठीक, तो इसका जो छोटा बना के बता रहे हैं, ठीक है, यदि हमारा दर्पण ऐसा रहा होता, ठीक, और इसके अंदर की तरफ यदि पेंट किया गया रहता, ठीक, तो ये सब तो वही चीज इसमें रहेगा, जो चीज इसमें है वही चीज इसमें भी रहेगा। इसमें भी यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ इसका केंद्रक है, ठीक है, केंद्रक है और वक्रता केंद्रक और ये वक्रता त्रिज्या है, ठीक। और ये इन वक्रता केंद्रक और ध्रुव के समान मतलब होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसका मुख्य अक्ष इधर है, ठीक है।
हम मुख्य अक्ष इधर क्यों लेंगे, क्योंकि इसका जो परिवर्तन हो रहा है वो इस साइड हो रहा है, ठीक है, इधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, उभरा हुआ तल की तरफ, ठीक है। तो यदि जब हमारी यहाँ से प्रकाश जाएंगी ऐसे ऐसे जाएंगी तो ये ऐसे परिवर्तित होगी, ऐसे, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो ऐसे परिवर्तित होंगी, ठीक। और ये जो जाएगा वो वापस उसी माध्यम पे ऐसे लौट जाएंगी। ये हमारी प्रकाश की किरणें ऐसी परिवर्तित होंगी, ठीक है। और अब देखिए, जब हम इन अब ये प्रकाश की किरणें जो जा रही हैं, यदि हम कल्पना करें कि प्रकाश की किरणें हैं वो कहीं से आ रही होंगी, ठीक, तो यदि हम इनको और पीछे की तरफ यदि हम बढ़ाएंगे ऐसे पीछे की तरफ, तो ये कहीं यहाँ पे काटेंगी, इसको यदि हम बढ़ाएं तो ये कहीं यहाँ पे काटेंगी, इसको बढ़ाएं तो ये कहीं, और ये जहां पे जाकर काटती है, ठीक है, वही उसका फोकस कहलाता है, ठीक है। दर्पण पे मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो किरण होती है, किरण रेखा जो होती है, किरण, हम इसको किरण रेखा भी कह सकते हैं, किरण है, ठीक है, वो जाकर दर्पण से टकराती हैं तो वह वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं। लेकिन यहाँ पर तो वो, और जहां पर वो काटती हैं, ठीक है, वह उसका फोकस कहलाता है। तो यहाँ पर तो ये लौट रही है, ठीक है, यहाँ पे ये लौट रही है और यहाँ पे काट रही है, ठीक। और ये जो है ये लौट रही है, लेकिन ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, इधर नहीं काटेंगे, ठीक है, वास्तव में नहीं काटेंगे, ये वास्तव में काट रहा है, ठीक, ये वास्तव में कभी नहीं काटेगा, ये फैल जाएगा, ये पूरा फैल जाएगा और ये कभी मिलेंगे नहीं, अनंत तक के चली जाएंगी। लेकिन यदि हम इसको कल्पना करेंगे और सोचेंगे तो ये हमारे कहीं यहाँ पे काट सकती है, ठीक है, जो इसका बीच का जो दूरी होता है, ठीक, ये ध्रुव जो होता है हमारा P और ये जो C होता है हमारा, और उसके बीच में बीच वाले जो रेखा एकदम बिल्कुल बीच का जो दूरी होता है वहां पे ये काटती है और ये हमारी फोकस कहलाती है, ठीक, फोकस पे ही ये काटेंगे, कभी भी काटेंगी तो ये हमारा उत्तल दर्पण है जो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और ये हमारा अवतल दर्पण है जो वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है, ठीक है। वास्तविक ये 5 प्रकार का बनाता है और आभासी एक बनाता है, और वो जितना भी बनाएगा उतना सब आभासी ही रहेगा, ठीक है। तो आइए हम इसको लिख के बता रहे हैं। पहले एक बार आप लोग इसको अच्छे से डायग्राम आप लोगों को, ये जो इसका चित्र है उसको हम पहले हमको बता दे रहे हैं, उसको आप बना लीजिए अच्छे से, और उसके बाद हम इसका परिभाषा दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये हमारा हो गया ये दर्पण, ये हम अवतल दर्पण ले रहे हैं, ठीक, और यह इसका वक्रता केंद्र है, ठीक है, और ये इसका ध्रुव है, ठीक। ये हम इसको M1 और M2 इसके एक छोरे को लिख देंगे, ठीक, और ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र, ठीक है, और ये वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, ठीक है, ऐसी यदि रेखा इस पे जाएगी उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हमारी है मुख्य अक्ष, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, और ये यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है, ये यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा कहलाएगा वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये जो हमारा है, ये जो अंदर वाला जो हिस्सा है वो है हमारा परावर्तक तल, ठीक है। अब देखिए, यहां से और यहां तक ये जो दर्पण है इसको थोड़ा इधर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक। ये जो इसका जहां जितने क्षेत्र तक प्रकाश इसमें प्रवेश कर सकती है दर्पण में, वह उसका द्वारक कहलाता है। तो ये जो हमारा है दर्पण का द्वारक है, ठीक है, द्वारक, दर्पण का द्वारक, ठीक है, ये हमारा दर्पण का द्वारक है। दर्पण का द्वारक हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, ध्रुव हो गया, ठीक है, और ये मुख्य अक्ष हो गया। और जो हमारी फोकस है उसको वो इसके समांतर जो जाती है रेखा, ठीक है,
वो वहां दर्पण के परिवर्तन के पश्चात वो जहाँ पे काटेंगी वह वहां पर उसका फोकस बिंदु बनेगा। लेकिन अभी उसको हम जब उसको लिखवाएंगे तब वहां पे चित्र बना कर बताएंगे। फिलहाल आप ऐसे सिंपल में इसको लिख लीजिए। और इसका जो एकदम बीच का जो हिस्सा रहता है वहां पर उसका फोकस होता है। तो आप लोग यहाँ पे फोकस लिख लीजिए। फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि मुख्य अक्ष पर ही द्वारक आएगा, ठीक है, नहीं जरूरी है। ये यहाँ पर ये आ गया है तो उसकी बात ही अलग है। यदि हम मान लीजिए बहुत बड़े हिस्से का यदि हम ऐसे लेंगे ये दर्पण, तब ये क्या होगा, हमारा ये जो वक्रता केंद्र यहाँ पर आ जाएगा और इसका जो ये हमारा ध्रुव है ये इधर कलई किया गया है, ठीक। तो इसका जो द्वारक है वो ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। और इसका जो फोकस दूरी होगा इसका वक्रता केंद्र और ध्रुव की आधी दूरी जो होती है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसलिए इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मतलब कि ये जो द्वारक है वो फोकस से होकर जाता है, नहीं। ये यहाँ पर भले ये आ गया क्योंकि मैं इस जो गोला है उसका मतलब कि बहुत गहरा वाला हिस्सा ली हूँ, ठीक है। ये जो हमारा ये गोला है वो वाला जो हिस्सा है वो यहाँ से काटे गया है, वो जो उधर वाला है। और ये वाला जो है वो थोड़ा और अंदर से हम ले लिए हैं, ठीक है, ये वाला। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए यहाँ पर ये इसका द्वारक आ गया है। लेकिन ये द्वारक यहाँ से नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब ये निर्भर करेगा कि मतलब ये कितना इसका कर्व झुका हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको आप पहले बना लीजिए और उसके बाद हम इसका एक एक डिफिनेशन लिखवा रहे हैं, ठीक है, एक एक परिभाषा। इसको आप बना लीजिए। देखिए एक बार और हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण जो होता है वह खोखले कांच का एक काटा गया भाग होता है, ठीक है। खोखला गोलीय जो कांच होता है, गोलीय कांच होता है जो खोखला होता है उसका काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक तरफ हम किधर भी पेंट कर देते हैं, ठीक। चाहे वो उसका धंसा हुआ भाग की तरफ पेंट करें या उभरे हुए भाग की तरफ पेंट करें। यदि उभरे हुए भाग की तरफ पेंट करते हैं और उसका परावर्तक तल जो अंदर की तरफ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और यदि जो गोलीय दर्पण जो होता है, जो दर्पण काटा गया जो भाग होता है गोले का, यदि हम उसको अंदर से पेंट कर देते हैं और उसका परावर्तक तल बाहर की तरफ होता है तो हम उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जिसे हम अवतल दर्पण का यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर आपको समझाए हैं। ये जो दर्पण का जो केंद्र होता है, गोलीय जो हमारा कांच का जो शीशा था, ठीक, उसका जो केंद्र था वो उसका केंद्र कहलाएगा। लेकिन हमारा जो ये वक्र है, एक वक्र हम यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, काटा गया जो हिस्सा है उसका जो केंद्र है वो ये है, ठीक है, जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और जो ये दर्पण जो होता है हमारा, उसका जो बीच का जो दूरी होता है, जो बीच का पॉइंट होता है, ठीक है, उसको हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और वक्रता केंद्र और जो ध्रुव की जो बीच की दूरी जो होती है वो हमारी फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है, फोकस। और देखिए, और जो दर्पण का एक छोरा जो होता है M1 और M2 को जो यदि हम मिला देंगे एक साथ, ठीक है, तो वो हमारा दर्पण का द्वारक कहलाएगा, ठीक है। और ये हमारा अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ है और ये कलई किया गया भाग है, ठीक है, कलई किया गया, ठीक है। अब इसको आप लोग इसको बना लीजिए, ठीक है। और यदि आप उत्तल दर्पण पर यदि बनाना चाहेंगे तो वो भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। बस इसको ऐसे घुमा दीजिएगा आप लोग और रुक जाइए। दोनों पे यदि बनाना चाहेंगे तो जो जितना सब कुछ इधर लिखे हैं वो सब कुछ इधर लिख देंगे, ठीक। और जो बस जो मुख्य अक्ष जो होता है हम उसको इधर लिख देंगे, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, अक्ष। ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया ध्रुव और ये हो गया हमारा फोकस, ठीक है। और बाकी के सब जो कुछ भी इधर है वो सब इधर भी है, ठीक है। इसका दर्पण के पीछे होता है, बस फर्क इतना है इनमें, ये दर्पण के पीछे बनेगा ये सब होता है। और अवतल दर्पण में दर्पण के परावर्तक तल के अंदर होता है, ठीक। और ये दर्पण के सामने इसमें होगा ये सब।
अवतल दर्पण में जो केंद्रक होता है, वक्रता त्रिज्या जो होता है, फोकस होता है, और ये दर्पण का ये जो द्वारक होता है वो सब, और मुख्य अक्ष परावर्तक तल के सामने होता है, ठीक है, अवतल दर्पण में। लेकिन यदि हम उत्तल दर्पण में बात करें तो ये सब ये दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के पीछे होगा। सिर्फ जो मुख्य अक्ष ही होता है वो दर्पण के सामने होता है, ठीक है। और जो ध्रुव जो होता है, एक बात और बता दे, जो ध्रुव होता है वो बिल्कुल ना इसके अंदर होगा ना इसके बाहर होगा, बिल्कुल इसके सतह पर होगा, ठीक है। इसका एकदम बिल्कुल सतह पर होगा, बीच वाले जो कम पॉइंट होता है वहां पे ये होता है। ऐसा नहीं है कि ये अंदर है या फिर बाहर है, नहीं, वो बिल्कुल उसके मध्य पॉइंट पे वो है, ठीक है। इसको बना लीजिए और हम बता रहे हैं आगे इसको लिखवा कर इसका परिभाषा मिटा दे इसे। ये बच्चों वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, ठीक है। अभी आपको बताई हूँ, जो गोलीय दर्पण होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ जो होता है वह एक गोले का भाग होता है, ठीक है, गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का केंद्र कहलाता है। मान लीजिए कि यह एक गोला है, ठीक, इस और इसका एक जो दर्पण जो हमारा होता है, परावर्तक इसका जो पृष्ठ इधर मान लीजिए इधर कलई किया गया है, तो वह एक गोलीय का भाग है, ठीक है। और जो गोला के जो केंद्र होता है, यानी कि इस गोले का केंद्र जो होता है वह गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी कि हमारा गोलीय दर्पण है और ये इसका इस गोले का केंद्र है, और ये गोलीय दर्पण का हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। यदि हम इसको ऐसे हम इसको मान लीजिए कि हम यहाँ से काट दिए, ठीक, और इसको हम ऐसे मिटा दिए ऐसे, या फिर इसको हम पूरा ऐसे हटा दिए, तो ये हमें प्राप्त होगा कि नहीं होगा, यही तो प्राप्त होगा हमें, ठीक है। तो जो ये गोला होता है, इस गोले का जो केंद्र होता है, इस गोले का केंद्र, उसे हम गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आप लोग आ गया होगा। देखिए, ये वक्रता केंद्र है, ये हमारा परावर्तक तल है, ठीक है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक। अभी आगे देखिए, वक्रता त्रिज्या, ठीक, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, यानी कि जो ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण, इसका जो परावर्तक पृष्ठ जो है वह जिस गोले का भाग है, ठीक है, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि जो हमारा गोलीय दर्पण जो है यह इस गोले का भाग था, ठीक ठीक। तो इसका जो केंद्र था उसको हम वक्रता केंद्र कह दिए इसके लिए, दर्पण के लिए। और जब इसका जो इस गोले की जो हमारी त्रिज्या जो होगी, ठीक है, इस गोले की जो हमारी त्रिज्या होगी वह दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। यानी कि ये जो हमारी त्रिज्या है ये वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। देखिए एक बार और हम क्या कह रहे हैं, देखिए, जो हमारी वक्रता केंद्र जो होता है वह गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, ठीक। जो गोलीय दर्पण जो है वो गोले का भाग है, और जो गोला जो होता है, जो इस गोले का जो केंद्र जो होता है वह दर्पण का, इस जो गोले का जो केंद्र है उस दर्पण का हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और जो इस अब इसको देखेंगे, यदि वक्रता त्रिज्या देखेंगे तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का जो प्रवर्तक पृष्ठ है वह जिस गोले का जो भाग वो है, ठीक है, उसका जो त्रिज्या जो होती है, इसकी जो त्रिज्या है वह दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। इतना आ गया होगा समझ में, इसे आप लिख लीजिए, ठीक है। और यदि आप इस चित्र को बनाना चाहेंगे तो आप बना भी सकते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या दर्शाने के लिए यहाँ पर मतलब सिर्फ छोटे एक एक हिस्से का, मतलब वो जो आप बनाए थे वो तो एक मतलब सब कुछ एक ही मिलाकर था, लेकिन एक एक जो हिस्सा क्या कहलाता है, क्या किसे कहते हैं, वो यदि आप बना देंगे इसके नीचे तो आपको मतलब वो और अच्छा से देखने को मिलेगा, और अच्छा उसको से आप देखेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। यदि इसके लिए आप बनाना चाहेंगे तो आप ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है, दर्पण, और इसका हम केंद्र कह देंगे, ठीक है। और इसको डॉट डॉट से आप लगा दीजिएगा, ये मतलब इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि मतलब कि ये इसका जो वक्रता त्रिज्या है। लेकिन हम खुद को समझने के लिए हम कह रहे हैं, मतलब ऐसा आप एग्जाम में मत कीजिएगा, ठीक है। खुद के लिए समझने के लिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो होता है ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये हमारी दर्पण है, ठीक है। और यहाँ पे हम अवतल दर्पण बना दी है और उत्तल दर्पण, कोई बात नहीं है, दोनों का बात एक ही है। बस फर्क इसमें इतना होता है कि जो अवतल दर्पण होता है उसके अंदर की तरफ वो होता है, जिधर परावर्तन होता है उधर उसका वक्रता केंद्र होता है, और यानी कि दर्पण के सामने होता है। और जो उत्तल दर्पण होता है वो दर्पण के पीछे होता है, ठीक है। ये जो है इसका परावर्तक इधर है, इसको दर्पण के पीछे ये है और ये दर्पण के सामने है, बस फर्क इसमें इतना ही होता है, ठीक है। अब देखिए
बनाना चाहेंगे तो बना लीजिएगा या फिर नहीं भी बनाएंगे, ऊपर बनाए हैं ना तो आप समझ जाएंगे वहां से भी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसका ध्रुव और मुख्य अक्ष, ठीक है। और वो चित्र बनाकर तो आप लोग को समझा दिए, अब हम लिख के समझा रहे हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, अब हम उसको बताते हैं ध्रुव को और मुख्य अक्ष को। देखिए बच्चों, ध्रुव और मुख्य अक्ष को किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए जो ध्रुव जो हमारा होता है वह गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के जो मध्य बिंदु होती है उसे दर्पण का हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है। यह दर्पण के पृष्ठ पर उपस्थित होता है, इसे हम P से निरूपित करते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा ध्रुव है उसे कहते हैं, देखिए जो हमारा ये गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण, ठीक, गोलीय दर्पण जो ये हमारा है, गोलीय दर्पण की जो मध्य बिंदु होती है परावर्तक, ये इसका परावर्तक तल है, ठीक। इसका जो मध्य बिंदु जो है उसे हम, मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहेंगे, ठीक है, ध्रुव। और इसे हम प्रायः P से दर्शाते हैं। ये हमारा है ध्रुव, ठीक है। ये जो है हमारा ध्रुव है बिंदु, ठीक, ये हमारा ध्रुव है और इसे हम P से दर्शाते हैं, निरूपित करते हैं। अब देखिए मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जो दर्पण का ध्रुव है और वह वक्रता त्रिज्या जो होती है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या रहेगा इसका, ठीक है। दर्पण का ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये जो हमारा है ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक, ये हमारा मुख्य अक्ष है और ये हमारा दर्पण का ये ध्रुव है, ठीक है। जो दर्पण का जो बीच का जो पॉइंट होता है, ठीक है, मध्य बिंदु जो होता है उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इतना समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके आगे का, हम दर्पण का द्वारक और मुख्य फोकस, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए और हम उसको बता रहे हैं, दर्पण का द्वारक और मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसे, एक बार और बता देना, ठीक है। देखिए जो ध्रुव होता है पोल, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है, ये हमारा गोलीय दर्पण है, इसका ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, ये वाला परावर्तक पृष्ठ है, इसका मध्य जो बिंदु होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं और इसे हम प्रायः P से दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। और जो हमारा मुख्य अक्ष होता है वो जो होता है ध्रुव और वक्रता केंद्र से, ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली जो रेखा होती है, ठीक है, रेखा जो होती है उसे हम, अच्छा देखिए ये अवतल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण ये है, ठीक है। तो ये इसका इधर मुख्य अक्ष होगा, इधर भी, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इधर ही मुख्य अक्ष होगा, यहाँ से जहां कहीं से भी रेखा जो जाएगी वो हमारी मुख्य अक्ष कहलाएगी, ठीक है। ये भी मुख्य अक्ष है और इधर भी हम मुख्य अक्ष कहेंगे, इसी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहेंगे, मुख्य अक्ष, ठीक है। देखिए ये मुख्य अक्ष है, इसी से जा रही है ना ये रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली जो रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। चाहे कहीं भी हो, यहाँ भी मुख्य अक्ष है, यहाँ भी मुख्य अक्ष है, सभी एकदम इस रेखा का नाम ही मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं दर्पण का। अवतल दर्पण में जो होता है, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण जो ये है वो दर्पण के सामने मुख्य अक्ष होता है, ठीक है, और गोले का बाहरी भाग में होता है, ठीक, और अवतल दर्पण में वो अंदर की तरफ होता है, ठीक। अब इसको लिख लीजिए और हम बता रहे हैं आप लोगों को दर्पण का द्वारक और मुख्य फोकस, ठीक है, उसका परिभाषा। देखिए बच्चों, दर्पण का द्वारक, ठीक है, दर्पण का द्वारक, अ फीचर ऑफ मिरर, ठीक है। देखिए जो दर्पण का द्वारक होता है, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। ये जो दर्पण होता है, ठीक, ये हमारा दर्पण होता है, इसका जो इधर से मान लीजिए कि हमारा परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो परिवर्तन तल का ये जो व्यास होता है, यानी कितने दूर में तो परिवर्तन होगा, इतना दूर में ये परिवर्तन हो सकता है, ठीक, ये इतना दूर में परिवर्तन, इधर से किरण आएगा और इधर जाएगा, इसके बाहर तो होगा नहीं। यानी कि इसके जो कहने का मतलब यह है कि दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होता है, व्यास
अभी इसीलिए मैं आप लोगों को शुरू में बताई थी गोला, उसका त्रिज्या, उसका केंद्रक और उसका व्यास, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इसका जो व्यास होता है वह दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, दर्पण का ये द्वारक कहलाता है। ये हमारा है, ये केंद्र है, इसका केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, और ये हमारा है ध्रुव, ठीक है, और ये हमारा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, और जो इसका व्यास जो होता है वो हमारा दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, द्वारक, द्वारक कहते हैं इसको। देख लीजिए एक बार क्या कह रहा है, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। मतलब जितने एरिया में इसका किरण आएगा और वो परावर्तन होगा, ठीक है, तो उस क्षेत्र को हम उस दर्पण का व्यास कहते हैं। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र ये है उसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, इतना आगे होगा समझ में आप लोगों को। अभी देखिए मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसे हम फोकस भी कहते हैं। ठीक है, देखिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि ये जो दर्पण होता है ये हमारी ये मुख्य अक्ष कहलाता है ना, जो केंद्रता और ध्रुव से जाता है। ठीक, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक, अब देखिए उसके समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वो वापस लौटती हैं, वास्तव में लौटेंगी या फिर वह मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, तो वह उस दर्पण का फोकस कहलाता है। ठीक, फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखा दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, वह मुख्य अक्ष पर, माने इसी अक्ष पे वो काटेंगे इसको, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पे वो काटते हैं, वास्तव में काटते हैं या फिर काटती हुई आभास होता है, प्रतीत होता है हमें, तो वह उसका मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, इसको आइए हम बनाकर बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। देख लीजिए, हम यहाँ पर ये लिए हैं, पहले हम अवतल दर्पण, जिसके अंदर की तरफ हमारा परावर्तन होता है। ठीक है, ये इसका वक्रता केंद्र है। ठीक, और ये इसका ये ध्रुव है और ये वक्रता त्रिज्या इसका है। ठीक है, और ये इसका द्वारक है, ये आप लोग को हम पहले बता दिए। ठीक, और ये हमारा जो है मुख्य अक्ष है। ठीक है बच्चों, मुख्य अक्ष है ये। ठीक, अब मुख्य अक्ष के समांतर हमारी किरण जा रही हैं। देखिए कैसे जाएंगे किरण, ये हमारे मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण जा रही है। ठीक, किरण जा रही हैं। अब देखिए, अब ये दर्पण से परावर्तित होंगे। ठीक, अब ये दर्पण से परावर्तित होने के बाद ये दर्पण को मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पे ये काटती हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये काटती हैं और उसे हम फोकस कहते हैं। और दूसरा यदि हम बताएं तो यह दर्पण के परिवर्तन का नियम होता है कि समांतर अनंत से आने वाली जो रेखाएं होती है, सीधी रेखाएं जो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, वो हमेशा दर्पण से परिवर्तन के बाद वो फोकस पर काटती है। ठीक है, ये इसका एक परिभाषा भी है। ठीक, तो उसको भी देखेंगे तो ये काम करेगा। और या फिर यहाँ पर देखें, परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो रेखा होती है, परिवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष पर, ठीक है, जहां पे वो काटते हैं वो उसका मुख्य फोकस कहलाता है। ये हमारा फोकस हो गया। ठीक, फोकस, ये क्या कह रहा है, क्या तो वो वास्तव में मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा फोकस है और ये जो हमारी किरणें हैं,
किरणें आ रही है तो वो हमारा वास्तव में मिल रही है, यानी कि यहाँ पर जो ये प्रतिबिंब बनाएगी ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगी, ठीक है। और ये जो हमारा वस्तु है, वस्तु से छोटा बनाएंगे प्रतिबिंब। हमारी वस्तु मान लीजिए इतनी बड़ी है, ठीक है, ये इसका सिरा है और इसका ये पूरा एकदम यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर और नीचे का ये भाग है, ठीक है, और ये इतना बड़ा है और जिसके वजह से ये प्रकाश आ रही है। या फिर हम इसको और बड़ा कर लेते हैं तो ऊपर हो या फिर नीचे हो मुख्य अक्ष के, ठीक है, या फिर ये पूरा हम ले ले, ठीक। तो ये यहाँ से सभी प्रकाश किरणें आ रही हैं, ठीक, और ये यहाँ पर ये इसका प्रतिबिंब बनाएंगे, जो प्रकाश की किरणें हैं वो, और ये वस्तु से छोटा होगा, एकदम एक बूंदी के समान होगा, बिंदु के समान, ठीक है, बहुत 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 छोटा होगा, ठीक। ये तो हमारी वास्तव में यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जब गोलीय दर्पण पर परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पे जाके वो मिलती हैं, ठीक है, या फिर मिलती हुई आभास होती हैं, तो उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। तो ये हमारा तो यहाँ पे वास्तव में ये मिल रही है। अब हम देखते हैं ये हमारा अवतल दर्पण था, अब उत्तल दर्पण पे कि उत्तल दर्पण पे कैसे मिल रही है, ठीक है। ये देखिए, ये हम उत्तल दर्पण ले रहे हैं, ठीक है। ये इसके उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है ऊपर की तरफ होता है और ऊपरी हुई तरफ की तरफ, और जो कलई किया गया रहता है वो अंदर की तरफ किया गया रहता है, ठीक है। ये हमारा उत्तल दर्पण है और ये इसका है वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र, और ये है इसका ध्रुव, ठीक है, ये है इसका ध्रुव, जिसे P से दर्शाते हैं और C से दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो जाती है रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो जाती है रेखा, उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। वो पहले बताए हैं आपको, अभी बता रहे हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब हम मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो रेखा है, अब उसको हम भेजते हैं। यहाँ पे हम मुख्य अक्ष के समांतर रेखा को भेजेंगे ऐसे ऐसे, किरण, प्रकाश किरण को, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो रेखाएं होती हैं, वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वह या तो मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम ये फोकस कहते हैं। ये जो इस पे प्रकाश पड़ेंगी उत्तल दर्पण पर, तो ऐसा इनका परावर्तन होगा, ठीक है। ये बाहर की तरफ ये फैल जाती हैं और इसमें जो होता है ये एक तरफ इकट्ठे होती है इनकी प्रकाश किरणें और यहाँ पे फैलती हैं, ठीक है। देखिए ये कैसे फैल रही हैं, ठीक। और ये जो हमारा मुख्य अक्ष से जो प्रकाश की किरणें जाती है वो वापस उसी पे लौट आती है। और देखिए, जो मुख्य अक्ष होता है वो दर्पण पर लंब होता है, यानी कि दर्पण पे वो 90 डिग्री का वो कोण बनाता है, ठीक है, 90 अंश का कोण बनाएगा वो। तो ये 90 अंश पे यदि कोई भी प्रकाश जाएगी तो वो वापस सामने से ही आएगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर तो ये प्रकाश की किरणें चली गई, ये कभी वास्तव में मिलेंगे नहीं, लेकिन यदि हम इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये हमारी कहीं ना कहीं तो ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इसी को देखिए, यहाँ पर ये आभास कर रही हैं, किरणें आभास कर रही हैं, जिसे हम फोकस कहते हैं, ठीक। आप इसको लिख लीजिए और इसको आप बना लीजिए, ठीक है। ये किरण ऐसे चली जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी, लेकिन ये जो है यहीं पे काटती है, इसलिए इसको हम फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार और, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, किसे कहते हैं। देखिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, इसके समांतर ये मुख्य अक्ष है, आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर, ठीक है, या तो वास्तव में वो मिलती है या फिर यहाँ पे वास्तव में मिल रही है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत हो रही है यहाँ पर, ठीक। उस बिंदु को दर्पण का हम फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं और इसे F अक्षर से निरूपित करते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह सब समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग लिख लीजिए और इसके नीचे ये बना लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो
और आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर भी आप सब कुछ लिख सकते हैं M1 M2, लेकिन लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप मुख्य फोकस को दिखा रहे हैं तो यही डायग्राम यहाँ के लिए सही रहेगा, क्योंकि आप सब कुछ लिख कर आप सबसे पहले ही आप फिगर बना लिए हैं, वहां से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए और ये चित्र बना लीजिए। ठीक है, और आगे हम इसमें आप लोगों को एक कुछ नोट पॉइंट हम बता रहे हैं। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं हम नोट में कुछ। ठीक है, नोट में कुछ देखिए, पहला, जो किरणें मुख्य अक्ष के निकट होती हैं, मुख्य अक्ष के निकट होती हैं, ठीक है, ये हमारा ये दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक, और ये हमारा मुख्य अक्ष है। अब देखिए क्या कह रहा है, जो किरणें मुख्य अक्ष के निकट होती हैं उन्हें हम उपाक्षीय किरणें कहते हैं, पैराक्सियल रे, तथा जो किरणें मुख्य अक्ष से दूर होकर टकराती हैं दर्पण से, उन्हें हम सीमांत किरणें कहते हैं, मार्जिनल रे। ठीक है, कहते हैं। यानी कि देखिए, इसे यदि हम इस पे देखते हैं इसको, तो देखिए हमारा दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है ये। ठीक, और ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। यदि मुख्य अक्ष के पास से जो किरण जा रही है, जो हमारी किरण मुख्य अक्ष के जो पास से जाती है, अभी हम टकराने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उस किरण का हम बात कर रहे हैं। ठीक, परावर्तन की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो किरण यहाँ से जाती है ये, उसे हम उपाक्षीय किरण कहते हैं। ठीक है, उपाक्षीय किरण जो इसके पास से जाती है, उपाक्षीय किरण। ठीक है, और इधर भी इसके पास से जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए। ठीक, और इधर से भी जो सबसे मुख्य अक्ष के जो पास से जाती है किरण, उसे हम उपाक्षीय किरण कहते हैं, चाहे वो ऊपर से जाए या नीचे से जाए। ठीक है, ये हमारा उपाक्षीय किरण है। और देखिए पैराक्सियल रे। ठीक है, और जो किरणें मुख्य अक्ष से दूर होकर जाती हैं, जो सबसे दूर जाती हैं, मतलब जो सबसे लास्ट में होती है जो किरण हमारी, जो सबसे लास्ट में जो हमारी किरण होती है। ठीक है, मतलब अब इसके बाहर एक भी किरण नहीं है, इसके बाहर एक भी किरण नहीं है, तो वो जो किरण होती है हमारी सीमांत किरण कहलाती है। ठीक है, मार्जिनल रे। ठीक है, रे सबसे लास्ट में जो होती है हमारी किरण, उसका नाम है सीमांत किरण, यानी कि मार्जिनल रे। ये है हमारी सीमांत किरण, सीमांत किरण। सीमा के जो अंत में है वो सीमांत किरण। ठीक है, मतलब ये जो दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, इसी के सीमा के ये अंदर है, ये जो किरण जो सबसे वक्रता केंद्र के पास जो रहती है उसे हम उपाक्षीय किरण कहते हैं। और ठीक है, और जो सबसे लास्ट में जो होती है, उसके बाद कोई किरण अब ना हो, उसे हम सीमांत किरण कहते हैं। ठीक है, मार्जिनल रे। और दूसरा देखते हैं इसका नोट में क्या है, छोटा द्वारक यानी कि स्मॉल अपर्चर वाले जो दर्पण होते हैं, दर्पणों पर आपतित होने वाली सभी किरणों को हम उपाक्षीय किरणें मान लेते हैं। मान लीजिए कि बहुत बड़ा सा ये द्वारक था, उसमें बहुत से, मान लीजिए कि बोर्ड जितना बड़ा द्वारक है, इसमें तो बहुत से रे जाएंगे ना, बहुत रे जाएंगे, बहुत। तो हम बस उनका 2 किरणों का नाम रखते हैं। जो मुख्य अक्ष का जो दर्पण का जो बीच वाला भाग है, मान लीजिए कि जो दर्पण का बीच वाला भाग है उसमें मुख्य अक्ष है, और ये बहुत बड़ा दर्पण है, तो इसमें सैकड़ों और वो इसमें किरणें जाएंगी प्रकाश की। ठीक है, तो हम सबकी किरणों का तो हम नाम रखेंगे नहीं, तो जो सिर्फ सबसे जो पास होती है मुख्य अक्ष के, और जो सबसे दूर होती है, उनका हम नाम लेते हैं। ठीक है, सीमांत किरण रखा गया है और वो उपाक्षीय किरण रखा गया है। लेकिन जिस दर्पण का द्वारक ही छोटा हो, इसे ही तो हम द्वारक कहते हैं, इसका द्वारक बहुत बड़ा है। और यदि मान लीजिए कि कोई दर्पण है जिसका द्वारक ही बहुत छोटा हो, ठीक है, द्वारक ही बहुत छोटा हो, तो हम उसमें सीमांत किरण और उपाक्षीय किरण नहीं लेते हैं। मतलब कि उस सीमांत किरण, सभी किरणों को हम उपाक्षीय किरण मान लेते हैं, इसमें सीमांत किरण हम नहीं मानते हैं, क्योंकि बहुत छोटा दर्पण इसका द्वारक जो होता है, ये जो होता है ये बहुत छोटा होता है। मतलब छोटे किरण जो दर्पण होंगे, छोटे छोटे दर्पण, उन सब का हम
जो किरणें जाएंगी वो उस पर टकराएंगी, उन सभी किरणों को हम उपाक्षीय किरण हम मान सकते हैं। ठीक है, मान लिया जाता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, हम शुरू से यदि बताएं तो आप लोगों को हम क्या बताए हैं, वक्रता केंद्र बताए हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, जो दर्पण जिस गोले का भाग होता है और वह जिसका वो केंद्र होता है, उस केंद्र को हम दर्पण में वक्रता, गोलीय दर्पण में हम उस केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और जो गोलीय जो दर्पण होता है उसके बीच में मध्य बिंदु जो होती है उसमें उसे हम ध्रुव कहते हैं, मध्य बिंदु को, जिसे P से दर्शाते हैं। ठीक है, और जो ध्रुव होता है और जो वक्रता केंद्र होता है, ठीक है, वक्रता केंद्र, उसके बीच की जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। जो रेखा उसमें जाती है और जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। ठीक, और जो वक्रता केंद्र जो होता है और ध्रुव जो होता है उसके मध्य में जो मध्य का जो हिस्सा होता है, मध्य पॉइंट, उसको हम फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस। ठीक है, और देखिए मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। देखिए, जो दर्पण जो होता है हमारा दर्पण, और दर्पण का जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव है, उनसे होकर जाने वाली रेखा चाहे दर्पण के सामने से जाए या दर्पण के पीछे से जाए, ठीक है, मतलब सामने से पीछे तक भी जाए तो वो दर्पण के पीछे तक यदि जाए तो वो सभी रेखाएं जो होती हैं वो हमारी मुख्य अक्ष कहलाती हैं। जितनी भी बड़ी वो रेखा हो वो हमारी मुख्य अक्ष कहलाएगा। ठीक है, उस रेखा को। अब देखिए, जो मुख्य अक्ष के समांतर जो जाने वाली रेखाएं होती हैं, दूसरा यदि फोकस का परिभाषा यदि हम बताएं तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो किरण रेखा जो होती है, किरण रेखा, ठीक है, किरणें जो होती हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वो वास्तव में जाके मिलती हैं या फिर वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो जिस पॉइंट पे मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे जाके वो मिलती हैं, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब इतना जान गए हैं। अब देखिए, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। दर्पण का जितना भी परावर्तक पृष्ठ होता है वह किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है, और जो दर्पण होता है हमारा उसका किसी खोखले का गोले का वो व्यास, खोखले जो कांच का खोखला जो गोला होता है उसका काटा हुआ भाग होता है, और जो काटा हुआ जहां से काटा जाता है वही उसका व्यास कहलाता है। ठीक है, यदि हम बताएं तो ये हमारी, मान लीजिए कि हमारी दर्पण है और इसका ये जो भाग है, ये दर्पण का एक छोरे से दूसरे छोरे का जो बीच का जो दूरी होता है ना, उसी को हम व्यास कहते हैं। ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर के जो बीच की जो दूरी होती है उसे हम दर्पण का व्यास कहते हैं। यदि हम इस छोर को हम M1 से लिख दे या फिर M2, ये मान लीजिए कि हम इसको A लिख दिए और इसको B लिख दिए, इस छोर को, तो जो दर्पण के यदि हम व्यास आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि A और B जो है हमारा, यहाँ से ये जो डॉट डॉट रेखा गई है, A और B जो है हमारा द्वारक है। ठीक है, और A और B दर्पण भी हम कहेंगे उसको। ठीक है, यदि दर्पण पूछा जाए तो A और B एक दर्पण है। ठीक है, लेकिन जो ये रेखा है वो हमारा द्वारक कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या था, आपका फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, और हमारा ध्रुव हो गया, द्वारक हो गया। और देखिए, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, जो जिधर मतलब कि जो दर्पण हमारा गोलीय दर्पण जो होता है, एक तरफ हम कलई कर देते हैं और दूसरी तरफ जो जिधर प्रकाश वो पड़ता है और परावर्तित होता है उस तल को हम परावर्तक तल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें कुछ नोट में आप लोगों को बताया गया है कि जो दर्पण के जो हमारा गोलीय दर्पण जो होता है उसके मुख्य अक्ष के जो एकदम पास से जो किरण जाती हैं उन्हें हम उपाक्षीय किरण कहते हैं, और जो गोलीय दर्पण के सबसे लास्ट में सबसे ऊपर रहती है, सबसे दूर रहती हैं, जिनके बाद कोई किरण न हो, ठीक है, वो आखिरी किरण हो, उसको हम सीमांत किरण कहते हैं, मार्जिनल रे। और जो उपाक्षीय किरण जो होती है हमारी पैराक्सियल रे कहलाती है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको लिख लीजिए और इसको ही आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ये है हमारा सीमांत किरण, उपाक्षीय किरण, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष, उपाक्षीय किरण और सीमांत किरण। ठीक, और ये हमारा दर्पण है। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद। और
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और एक बात आज से मतलब कि आप लोगों का फिज़िक्स का जो है ये क्लास है, ठीक है? आप लोगों को शाम को मिलेगा 6 से 7 बजे के बीच, मतलब डेली। मतलब ऐसा नहीं था, मतलब हमारा टाइम नहीं फिक्स हो पा रहा था कि मतलब कभी भी हम भेज दे रहे थे, सुबह में, रात को। लेकिन अब से जाएगा आप लोगों को 6 से 7 बजे के बीच में, ठीक है? सिर्फ़ शाम को। और जो क्लास 9th के बच्चों का जो केमिस्ट्री है, वो सुबह में जाएगा, ठीक है? क्योंकि अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा है, टाइम बहुत लग रहा है। अभी शुरू में सब कुछ सीख रहे हैं ना, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है? इसको लिख लीजिए और बना लीजिए। और बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। खुश रहिए।